नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कल शाम को जारी कर दिया गया है। क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस में क्या क्या बदलाव किया गया है, क्या इस बार इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कितने भागों में परीक्षा होने वाली है, एज, सैलरी, सिलेबस, सारी चीज़ों के लिए बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किस किस क्लास में कितने कितने विषय में कितना कितना सीट इस बार रखा गया, सीटों का बंटवारा मतलब किस तरीके से किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अध्यापक भर्ती, और एक बार हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि अगर सबसे सुखी अगर कोई जॉब होता है तो वो अध्यापकों का होता है, जो कुछ पैसे बचा लेते हैं। मेरे पास तो राष्ट्रपति जी के पास पैसे भी नहीं बचते थे, तो आप अपने से समझ सकते हैं कि अध्यापकों की बहुत बड़ी भर्ती, और बिहार इस मामले में थोड़ा सा आगे निकल रहा है। 1,70,461 टोटल भर्ती निकाली गई है। अब कहिएगा इतनी बड़ी भर्ती कहाँ से आ गई, मतलब बिहार में कभी अध्यापक हुए ही नहीं थे, या मतलब सब ऐसी प्राइवेट में थे? तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और सारे को एक बार फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, जितने भी अध्यापक थे नए भरेंगे, सारे लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होते हैं, जो नया एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, इसमें केवल आप 3 बार ही भाग ले सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण आपको जानना, केवल 3 बार आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 3 बार में अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप बिहार में अध्यापक नहीं बन सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, भारतीय नागरिक तो भाई है, उसके साथ साथ बिहार का अस्थायी निवासी भी आपका होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1,70,461 पद पर पोस्ट क्या है, विद्यालय अध्यापक, मतलब शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और A to Z सारा नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ। फॉर्म जो है वो आपका 15 जून से चालू होगा, मतलब 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 16 दिन बाद फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरना है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन से भरना है। ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। लास्ट डेट कब है, 12 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा। आपको फॉर्म फी भी मैं बता देता हूँ, 1 महीने के अंदर आपको इस फॉर्म को भर लेना है। रहा एग्ज़ाम का बात, तो एग्ज़ाम जो होगा 31 अगस्त 2023 को जो आपका टेस्ट होगा वो आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, और इस डेट तक आपका जो भी एजुकेशन है वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका रिजल्ट नहीं आया हो, आप एग्ज़ाम दिए हो, अगर 31 अगस्त तक आपका आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप आराम से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर करेक्शन और रीअप्लाई की बात करें तो देखिए, करेक्शन वगैरह का कोई रोल नहीं है। अगर बाई चांस आपने फॉर्म भर दिया और अगर मिस्टेक होती है तो फॉर्म को आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा, एडिटिंग नहीं कर सकते। कैंसिल कीजिए, आपका जो पेमेंट कटा है वो खत्म हो जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं होगा। नया से फिर से पेमेंट करके नया फॉर्म भरना होगा, और वो 12 आपको जुलाई तक ही भर लेना है। ठीक है, तो मतलब यही फॉर्म का लास्ट डेट है, इसी में आपको करेक्शन या नया अप्लाई फिर से जो करना है कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं फ़ी कितना लगने वाला। तो देखिए, एक फ़ी बताया गया है कि बायोमेट्रिक 200 रुपया, वो हर कैंडिडेट को, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा तो उसका 200 रुपया आपको देना है अलग से। जैसे अलग से होता है ना, वो अलग से देना है। बाकी बात, अगर जनरल कैटेगरी में है तो 750 रुपये लगेगा, SC ST वाले को 200 रुपये, और फीमेल में कोई भी कैटेगरी में होंगी तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। मतलब 750 रुपया ये और 200 रुपये ये, मतलब 950 रुपया जनरल को देना होगा। SC ST वाले को 400 रुपया देना होगा, 200 रुपया आपका और 200 रुपया बायोमेट्रिक का। उसी तरीके से लड़कियों को भी 400 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एज की। तो एज जो है ना वो आपका 1 अगस्त 2023 तक बोला गया है, कैलकुलेट किया जाएगा नए कैंडिडेट के लिए। बाकी बात जो पुराने वाले हैं वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको आपका जो जिस हिसाब से आपने टेट वगैरह क्वालिफाई किया उस हिसाब से एज में आपको छूट मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, नए वाले ध्यान दीजिएगा। 1 अगस्त 2023 को अगर आप प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो एज 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 37 साल, ये जनरल कैंडिडेट। ठीक है, जनरल वाले के लिए 18 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2023 को अगर आपका 18 साल कंप्लीट है और 37 साल से ज़्यादा नहीं है तो फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में अगर आप जाते हैं तो 21 से 37 में, मतलब मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए। अब छूट की अगर बात करेंगे तो ओबीसी SC ST वालों को भी छूट चाहिए होगा, तो आपको छूट जरूर मिलेगी। अगर ओबीसी में ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें फीमेल कैंडिडेट, या फिर अगर मैं ओबीसी की, हाँ BC1 जो भी EBC वगैरह चलता है, ये ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगी इसमें, सॉरी ये EBC है, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जो भी है। और फीमेल कैंडिडेट, इन लोगों के लिए 40 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST वाले 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 5 साल की छूट मिल रही है SC ST वालों को, और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट जो नॉर्मली गवर्नमेंट में होती है उतना मिल रही है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन देखिए थोड़ा सा हर एक क्लास के लिए अलग अलग एजुकेशन रखा गया, वो आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की बात करेंगे, जिसमें आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आपका 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा आपने पास किया हुआ हो, उसके साथ साथ आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका 2 साल का जो डिप्लोमा होता है अगर आपने वो किया हुआ तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। अगर ये नहीं है तो इसके बाद आपके पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अगर आपने पास किया हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ है, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए 2002 के अनुसार। अगर ये है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर एक चीज़ और आप देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अगर आपका है तो आपका होना चाहिए, या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब BLED अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अगर ये भी नहीं है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तथा शिक्षा शास्त्र में जो भी विशेष शिक्षा वगैरह हो उसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में आपका 2 साल का डिप्लोमा, मतलब ग्रेजुएशन प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर वो भी नहीं है तो 50% तक अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए तथा BEd अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। अगर ये भी नहीं है तो आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ इस आपका उसके समकक्ष ग्रेड मतलब स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का यहाँ पर BEd या MEd आप किए हुए हों तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। और कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है जो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि ली है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परंतु यहाँ पर एक आपको कंडीशन लगाया गया है कि अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर आपको NCTE से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और भी कुछ है, जिसने NCTE से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 साल का BEd या MEd वगैरह किया हुआ है उससे 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक में नियुक्ति के लिए उसको कम से कम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ब्रिज कोर्स आपको 6 महीने का करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो वर्ग 1 से 5 उर्दू पदों पर के लिए यहाँ पर बताया गया, तो इस तरीके से आप 1 से 5 वाला पूरा देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नीचे चलते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 9 से 10 के लिए तो यहाँ पर आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता है आपको यहाँ पर बताया गया कि कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से कोई भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd आपका होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन या फिर स्नातकोत्तर कोई भी एक हो, और उसके साथ साथ आपका राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका BEd होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अगर आपका नीचे वाले की बात करेंगे तो नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, कम से कम 45% आपका अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर स्नातकोत्तर में, ठीक है। और को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मानदंड और
के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड आपका होना चाहिए। मतलब ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 45% आपका ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर बीएड वगैरह है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर और एक अथवा में दिया हुआ कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में बीएड होना चाहिए या फिर BSc की आपकी 4 वर्ष की डिग्री हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। परंतु कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक जो योग्यता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग को कम से कम 5% की छूट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जनरल के लिए कम से कम आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, और अगर आपको SC ST OBC वगैरह में है तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति होती विषय समूह यहाँ पर निम्नवत रहेगा। गणित के लिए ये होना चाहिए, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन में या सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय में स्नातक आपका हो, अथवा इंजीनियरिंग आपने किया हुआ तो भी आपका चलेगा। विज्ञान के लिए यहाँ पर बताया गया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है। ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे। भाषा से संबंधित भी यहाँ पर बताया गया है कि भाषा से संबंधित विषय में आपको स्नातक स्तर पर आपने अगर पढ़ाई की हुई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करेंगे कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। 11 से 12 वाले ध्यान दीजिएगा। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका स्नातकोत्तर प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए। स्नातकोत्तर में 50% अंक आपका होना चाहिए। या फिर अगर आप देखेंगे ऑप्शन में अथवा में यहाँ पर तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मतलब आपका जो भी है वहाँ से आपका कम से कम बीएड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेंगे अनुसूचित क्षेत्र वाले। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर जिस विषय में आप किए हुए हैं उस विषय में स्नातकोत्तर में आपका 50% होना चाहिए या उसके बराबर, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी से भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या BSc ऐड किया हुआ होना चाहिए तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 11 से 12 वाले में विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 साल का अगर आपने बीएड या एमएड वगैरह किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो और कुछ यहाँ कंडीशन लगाया गया है कि कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती हो। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह को यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। मतलब जनरल वालों को 55% चाहिए, 45% चाहिए, तो उसी तरीके से इनको 5% का छूट मिल जाएगा हर चीज़ों में। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो तो विषय का जो आपका कंबाइनेशन बनाया गया समूह वो आप यहाँ पर देखेंगे तो फिजिक्स में यहाँ पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स सभी एक साथ है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कक्षा 11 से 12 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए अगर कंप्यूटर टीचर में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता 50% अंकों के साथ आपका किसी भी संस्थान से DOEASC आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। या फिर NICTE से आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech वगैरह भी किए हुए इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर साइंस में या IT वगैरह में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से NICTE से आपका BE या BTech कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह भी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA होना चाहिए। ठीक है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। या फिर कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BSA किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं।
स्नातकोत्तर कंप्लीट होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। रहा परसेंटेज वगैरह का, तो नीचे अगर आप आएंगे तो परसेंटेज में आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 11 से 12 कंप्यूटर विषय के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम आपको 5% की छूट मिलेगी। संगीत वालों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया एजुकेशन किस में कितना कितना लग रहा। अब आपको पता लग गया होगा आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये 1,70,000 जो भी सीट है इस पे भर्ती आवेदन करने के लिए। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सिलेक्शन का प्रोसेस में सीधा बताया गया कि इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। जो भी होगा आपका लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम पे ही सारा कुछ डिपेंड करेगा। और जो रिटन एग्जाम होगा ना वो क्लास 1 से लेकर के 12 तक, अगर आप 1 से 12 तक में किसी में भी आवेदन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक कॉमन पेपर होने वाला है। कॉमन पेपर 2 भागों में होगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, 100 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 से 12 तक ये कॉमन पेपर होने वाला, सबको देना है और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अंग्रेजी से जिसमें 25 सवाल रहेगा और आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, जिसमें से आपका 75 सवाल रहेगा, 75 नंबर का, मतलब 100 नंबर का ये पेपर होगा। आपको कम से कम जनरल में है तो 30% नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। ये पेपर मतलब ये सबको देना है। ये अगर कहें तो इसको प्री बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप अपने मेन एग्जाम में आ जाएंगे। मतलब अगर आप 1 से 5 हैं तो आपको क्या देना होगा, उसके बाद 9 से 10 है तो क्या देना होगा, और अगर 11 12 है तो क्या देना पड़ेगा। अगर 1 से 5 तक की बात करेंगे तो 120 प्रश्न आपको मिलेगा मेन में, और 120 नंबर का वो एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, -1 का नेगेटिव मार्किंग। अगर 9 से 10 की बात करेंगे तो आपको भी 120 प्रश्न मिलेगा मेन एग्जाम में, जिसमें आपको पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। वो थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो होता है, इस वजह से मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक अलग वीडियो उस पर बना दूंगा कैसे कैसे आपका होगा। 11 12 को भी 120 प्रश्न मिलेगा, 120 नंबर का, और आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर इतना सब कुछ आप कर लेते तो आप बिहार में अध्यापक बन जाएंगे। और एक आराम सी सैलरी की बात करेंगे तो 25,000 रुपये क्लास 1 से 5 तक को मिलेगा, मूल वेतन है। प्लस इसमें आपका अलग से भत्ता वगैरह सब शामिल कर करके आराम से 30-32 तक आराम से शिक्षक उठा लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लास 1 से 5 तक की बात करूँगा तो सामान्य में 67,066 पद है टोटल, ठीक है। और अगर उर्दू भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12,729 टोटल है। और अगर बांग्ला की बात करेंगे तो 148 टोटल सीट है यहाँ पर क्लास 1 से 5 में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही माध्यमिक की बात करेंगे क्लास 9 से 10 तक के लिए तो हिंदी में 5,086, अंग्रेजी में 5,425, विज्ञान में 5,425, सामाजिक विज्ञान में 5,425 और गणित में भी 5,425 सीट है। इसके अलावा संस्कृत में 2,839 है, उर्दू में 2,300 है, अरबी में 200 है, फारसी में 300 है और बांग्ला में 91 सीट है। अगर सैलरी की बात करेंगे तो माध्यमिक वालों को 9 से 10 जो है उनका मूल वेतन जो भी है 31,000 रहेगा, प्लस भत्ता वगैरह मिला लीजिएगा। जो कर रहे हो उनको पता होगा कितना मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं उच्च माध्यमिक की, जिसमें क्लास 11 से 12 हैं। तो उन लोगों के लिए भी सैलरी जो है 32,000 रुपये मूल वेतन, प्लस भत्ता वगैरह अलग से रहेगा। अगर बात करेंगे विषय वाइज किस किस विषय में कितना सीट है तो जंतु विज्ञान में 2,683 है, वनस्पति में 2,738 है, रसायन में 4,799 है, गणित में 2,673, भौतिक विज्ञान में 3,022 है, अर्थशास्त्र में 997, भूगोल में 1,033, इतिहास में 5,870, गृह विज्ञान में 1,275, संगीत में भी भर्तियां हैं 2,043, दर्शन शास्त्र में 170, राजनीति में 5,354। सबसे ज़्यादा भर्ती तो हमको लगता है राजनीति में और इतिहास में दिया गया है, क्योंकि इसके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं ना। मनोविज्ञान में 2015 है, समाजशास्त्र में 1434 है, अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले 612, बिजनेस स्टडीज़ में 1328 है, इंटरप्रेन्योरशिप में 492 है, अरबी में 200 है,
बांग्ला वाले के लिए भी 27 सीट रखा गया है। 11 से 12 वाले में भोजपुरी के लिए 49 है। भोजपुरी वाले ध्यान दीजिएगा बिहार में। कंप्यूटर की बात करेंगे 8,395 सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में सीट है। अंग्रेजी में 3535, हिंदी में 3,221, मगही 27 है, मैथिली 158 सीट है, पाली में 29 सीट है, फारसी में 305, प्राकृतिक में 80 है, संस्कृत में 1289 और उर्दू में 1,749, लगभग 1,70,461 पद पर भर्ती निकल करके आई है। अब अगर कोई डाउट हो एलिजिबिलिटी को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके की सबसे सटीक और सबसे पहले जो जानकारियाँ होती है हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। वीडियो पसंद आओ ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।